नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 जुलाई सन 2026। आज प्रतिपदा तिथि सुबह 11:51 तक रहेगी। उसके उपरांत द्वितीय तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में मानसून सुस्त पड़ा, 35% कम बारिश हुई, किसानों की बड़ी चिंता, बताएंगे मौसम का ताजा हाल। हरियाणा में गायब मिले 28 लाख वोटर, मतदाता सूची से कटेंगे नाम, जानेंगे पूरी रिपोर्ट। हरियाणा में ग्रुप 20 भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हरियाणा SSC को मिली बड़ी राहत। अग्निवीर भर्ती 2026 अपडेट, रोहतक में 20 जुलाई से होगी सेना में भर्ती, डाउनलोड होने लगे एडमिट कार्ड। हरियाणा को बड़ी सौगात, नूंह में 156 करोड़ की लागत से बनेगा 7 मंजिला अस्पताल, तो पानीपत व महेंद्रगढ़ में बनेंगे भव्य स्मारक। राम रहीम हिंसा केस में बड़ा फैसला, डेरा सच्चा सौदा समर्थकों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। स्पेन 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा, फ्रांस को 2-0 से हराया। प्राइमरी स्कूल से बच्चों को मिलेगी सेक्स एजुकेशन, हफ्ते में 2 बार लगेंगी 20 मिनट की क्लास। बड़ी खबर, हरियाणा में SIR कार्यक्रम की तारीखों में बदलाव हुआ, चुनाव आयोग ने जारी किया नया शेड्यूल। हरियाणा कांग्रेस में कलह खत्म करने का प्रयास जारी, राहुल गांधी ने प्रभारी संजय दत्त को दिया फ्री हैंड। चानौथ जल आंदोलन के 60 दिन पूरे हुए, 17 जुलाई को PM मोदी से टी से पानी की मांग करेंगे किसान और खाप प्रतिनिधि। रोहतक में दुष्यंत चौटाला ने साधा निशाना, बोले SYL और यमुना जल पर जवाब दे हरियाणा सरकार। और भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। पहले वनडे में अक्षर ने 57 रन बनाए और 4 विकेट लिए, तो वहीं गिल व वाशिंगटन की 50 लगी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मंगलवार शाम को रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया। यहां आंधी के साथ तेज बारिश हुई है। रेलवे रोड पर जलभराव हो गया, जिससे कई कारें और बाइकें पानी में फंस गई। सिविल अस्पताल में भी बारिश का पानी घुस गया, तो वहीं सुबह सोनीपत में बारिश हुई थी। इस मानसून सीजन में हरियाणा में अब तक सामान्य से करीब 35% कम बारिश दर्ज की गई है। जुलाई के इस चरण तक प्रदेश में औसतन 65 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक केवल करीब 42 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उत्तर हरियाणा के कुछ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। इनमें यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में औसत से अधिक बारिश हुई, तो दूसरी ओर पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में बारिश की भारी कमी बनी हुई है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़ में भी वर्षा का आंकड़ा सामान्य से काफी कम बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि करीब 1 सप्ताह बाद मानसूनी सिस्टम दोबारा से सक्रिय हो सकता है। भारत में सेक्स एजुकेशन स्कूलों के सिलेबस में शामिल होने जा रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह एक कमेटी की सिफारिश के अनुसार स्कूलों या कॉलेजों में कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन शुरू करने के लिए सहमत है। कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों और किशोरों को उनकी उम्र के अनुसार सही, वैज्ञानिक और सुरक्षित जानकारी देना है। इसमें शरीर में होने वाले बदलाव, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, सहमति, सुरक्षित व्यवहार और बाल यौन शोषण से सुरक्षा जैसे विषय शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस R महादेवन की बेंच के सामने पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि प्राइमरी स्कूल के स्तर से ही बच्चों को उम्र के हिसाब से सेक्स एजुकेशनल की शिक्षा दी जाए। इसके लिए स्कूलों में एक्सपर्ट टीचर्स की नियुक्ति करने की बात भी कही गई है। वहीं यूनेस्को और WHO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 85% देशों में किसी न किसी रूप में स्कूल आधारित सेक्स से संबंधित नीति या फिर कानून मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में जारी विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि नूंह में अस्पताल का निर्माण कार्य आगामी 2 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। अभी यहां 4 दीवारी बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। नूंह में 156 करोड़ रुपए की लागत से 7 मंजिला 100 बेड के अस्पताल का निर्माण होने जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्लोबल सिटी से पटौदी रोड को चौड़ा करने, NH48 और द्वारका एक्सप्रेस वे से लिंक करने का कार्य भी होगा। साथ ही महेंद्रगढ़ जिले के नसीबपुर में राव तुलाराम शहीद स्मारक स्थापित करने के लिए ड्राइंग तैयार की जा रही है। तो वहीं पानीपत के कालाम में 16 एकड़ जमीन पर मराठा शौर्य स्मारक के निर्माण के लिए भी प्रस्ताव तैयार होगा। वहीं पिंजौर में सेब मंडी और गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय फूल व फल, सब्जी और बागवानी मंडी के शेडों पर बिजली आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा उपकरण लगाए जाएंगे। वहीं पिंजौर में सेब मंडी बाजार को विकसित करने के लिए भी टेंडर लगाए गए हैं। इन मंडियों में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि कई राज्यों के किसान अपने उत्पादों की बिक्री करने के लिए पहुंच सकेंगे।
गुरुग्राम डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 यानी SIR के कार्यक्रम में संशोधन करते हुए BLO द्वारा घर घर जाकर किए जा रहे सत्यापन अभियान की अब अंतिम तिथि 14 जुलाई से बढ़ाकर 24 जुलाई 2026 कर दी गई है। इसके साथ ही मतदान केंद्रों के रैशनलाइजेशन एवं पुनर्व्यवस्था का कार्य भी 24 जुलाई 2026 तक पूरा किया जाएगा। उन्होंने जिले के सभी पात्र मतदाताओं से आह्वान किया है कि जिनका सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है अथवा मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो वे निर्धारित अवधि के भीतर अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क करके आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाएं ताकि मतदाता सूची को अधिक से अधिक शुद्ध, नवीनतम एवं त्रुटि रहित बनाया जा सके। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बता दें कि 31 जुलाई 2026 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। इसके उपरांत 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि में पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने, त्रुटियों का संशोधन कराने, नाम हटवाने अथवा अन्य आवश्यक परिवर्तन के लिए निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 31 जुलाई से लेकर 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद सभी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद यानी 3 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। चानोत गांव में पेयजल की मांग को लेकर चल रहे जल आंदोलन को मंगलवार को 60 दिन पूरे हो गए। आंदोलनकारियों ने ऐलान किया कि 17 जुलाई को जींद में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान उत्तर भारत की विभिन्न खाप पंचायतों और किसान संगठनों के प्रतिनिधि शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री के समक्ष गाँव के लिए टी से पानी उपलब्ध करवाने की मांग रखेंगे। गौरतलब है कि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी दौरान चानोत जल आंदोलन से जुड़े लोगों ने अपनी मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की रणनीति बनाई है। चानोत गांव के लोगों और किसान नेताओं ने कहा कि उनकी एकमात्र मांग गांव को टी से पानी देने उपलब्ध करवाने की है। उन्होंने कहा कि पिछले 60 दिनों से आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है, लेकिन अभी तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। जननायक जनता पार्टी यानी JJP के प्रदेश कार्यालय में संत कबीरदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं जजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए संत कबीरदास के विचारों को सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश बताया। उन्होंने कहा कि संत कबीरदास महान समाज सुधारक थे और उनके विचार आज भी समाज को समानता व सद्भाव का मार्ग दिखाते हैं। इस दौरान उन्होंने जहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय अभियान को लगातार आगे बढ़ाने का भी आह्वान किया। समारोह के दौरान दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित हरियाणा दौरे का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपील की कि वे प्रधानमंत्री के सामने सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर का मुद्दा मजबूती से उठाएं और हरियाणा के हिस्से का पानी दिलाने की मांग करें। उन्होंने आरोप लगाया कि यमुना जल बंटवारे के मुद्दे पर भाजपा सरकार पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रही है। साथ ही किसाऊ, लखवार और रेणुका जी बांध परियोजनाओं के लिए भी विशेष बजट उपलब्ध करवाने की मांग भी की। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को अगस्त 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद भड़की हिंसा से जुड़े एक अहम मामले में 4 आरोपियों को बड़ी राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने कैथल के कलायत स्थित उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी UHBVN कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा 4 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार की अपील भी खारिज कर दी गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि FIR में किसी भी आरोपी का नाम दर्ज नहीं था और कोई भी गवाह उनकी घटनास्थल पर मौजूदगी साबित नहीं कर सका। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों की संलिप्तता केवल संदेह से आगे साबित नहीं कर सका, इसलिए ट्रायल कोर्ट का फैसला सही माना गया। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान के दौरान प्रदेश भर में तकरीबन 28,687 मतदाता अपने दिए गए पदों पर नहीं मिले हैं। बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLO द्वारा 3 बार घर घर जाकर संपर्क करने के बावजूद भी इनका कोई सत्यापन नहीं हो सका। इसके बाद निर्वाचन विभाग ने इन सभी को SD यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या फिर डुप्लीकेट श्रेणी में डाल दिया है। इन सभी मतदाताओं के नाम आगामी 21 जुलाई को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। हरियाणा के शहरी इलाकों में मतदाताओं के पते पर न मिलने का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। इस सूची में पंचकुला सबसे ऊपर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO हरियाणा A श्रीनिवासन के अनुसार जनता की सुविधा के लिए विभाग ने पूरी पारदर्शिता बरतने का फैसला किया है ताकि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम गलती से भी न छूटे। यदि आपका नाम भी इस सूची में है तो आप इस अवधि के दौरान दोबारा से आवेदन करके अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। लेकिन यदि तय समय सीमा के भीतर भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो अंतिम मतदाता सूची से इन 28 लाख लोगों के नाम हमेशा के लिए हटा दिए जाएंगे।
हरियाणा पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से अब पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों को भारत व विदेश के मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 50 लाख रुपए तक का ऋण शिक्षा उपलब्ध करवाया जाएगा। चंडीगढ़ में सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि योजना का लाभ केवल हरियाणा के स्थायी निवासियों को मिलेगा। आवेदक की दिव्यांगता कम से कम 40% होनी चाहिए। सामान्य श्रेणी के आवेदकों की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच तय की गई है, जबकि मानसिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष तय की गई है। साथ ही विद्यार्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश होना भी जरूरी होगा। योजना के तहत मिलने वाले ऋण से ट्यूशन फीस, शैक्षणिक सामग्री, संस्थान से जुड़े अन्य शुल्क और पढ़ाई के आवश्यक खर्च पूरे किए जा सकेंगे। आवेदन के समय आधार कार्ड, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, फीस संरचना, पाठ्यक्रम का विवरण और शैक्षणिक प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से चल रही गुटबाजी और अंदरूनी खींचातान को नजदीक से महसूस करने के बाद मंगलवार को पार्टी प्रभारी संजय सतीश चंद्र दत्त ने लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। लगातार 5 दिनों तक प्रदेश के नेताओं और संगठन के विभिन्न स्तरों पर मंथन करने के बाद संजय दत्त की राहुल गांधी के साथ हुई इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संजय दत्त ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंप दी है, जिसके बाद राहुल गांधी द्वारा उन्हें बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। संजय दत्त ने अपने हालिया हरियाणा दौरे के दौरान चंडीगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, चुनाव हार चुके प्रत्याशियों, जिला कांग्रेस अध्यक्षों और पार्टी के अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों से अलग अलग बैठकें की थी। इन बैठकों में संगठन की स्थिति के साथ साथ नेताओं के बीच गुटबाजी, आपसी आरोप प्रत्यारोप और समन्वय की कमी जैसे मुद्दे खुलकर सामने आए। अब संजय दत्त 19 जुलाई से हरियाणा के जिला स्तरीय दौरों की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। इन दौरों के दौरान वे जिला एवं ब्लॉक स्तर के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को ग्रुप 20 भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुभेंद्र एवं अन्य बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग केस में दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का 27 मार्च 2026 का फैसला यथावत बना रहेगा, जिससे ग्रुप 20 सहित 24 ग्रुपों की भर्ती प्रक्रिया और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यह विशेष अनुमति याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की 27 मार्च 2026 को दिए गए समीक्षा यानी रिव्यू आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि आयोग को दिए गए दिशा निर्देश केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू होंगे, जबकि 24 ग्रुपों के चयनित एवं नियुक्त अभ्यर्थी कानून के अनुसार सेवा में बने रहेंगे। इसी आदेश को चुनौती देते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और उसे निरस्त करने की मांग की थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी, जिससे हाईकोर्ट का 27 मार्च 2026 का फैसला अब प्रभावी बना हुआ है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय ग्रुप 20 भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों के हित में आया है। यह न्याय, सत्य और संघर्ष के साथ साथ प्रदेश के युवाओं की मेहनत, धैर्य और विश्वास की जीत है। देश सेवा का जज्बा रखने वाले हरियाणा के युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। अंबाला मुख्यालय भर्ती क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2027 के सत्र के लिए बहुप्रतीक्षित अग्निवीर भर्ती रैली का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह मेगा भर्ती रैली आगामी 20 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक रोहतक के राजीव गांधी खेल परिसर में आयोजित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने इस रैली के लिए आवेदन किया है, वे आज से ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा और रैली में केवल वही युवा हिस्सा ले सकेंगे जिन्होंने पहले चरण की ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लिया है। यह भर्ती विशेष रूप से सोनीपत, पानीपत, झज्जर और मेजबान जिला रोहतक के शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। सेना ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और कड़ा बनाने के निर्देश जारी किए हैं। मैदान पर उतरने वाले सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ सभी जरूरी मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनके प्रमाण पत्र लेकर पहुंचना अनिवार्य होगा। हरियाणा रोडवेज के नारनौल डिपो से सफर करने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। विभाग जल्द ही आगरा, हरिद्वार और मथुरा, वृंदावन के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने जा रहा है। नारनौल डिपो यात्रियों की मांग को देखते हुए लगातार अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। डिपो ने 15 नए रूटों पर बसों का संचालन शुरू कर दिया है। इनमें 10 ग्रामीण और छोटे रूट शामिल है, तो वहीं 5 लंबे रूटों की शुरुआत की गई है, जिनमें नारनौल से चित्तौड़गढ़ और सालासर के लिए सीधी बस सेवा शामिल है। इसके अलावा झज्जर के रास्ते नारनौल, दिल्ली और नांगल चौधरी से
प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम तक के लिए भी नई बस सेवा चलाई जा रही है। नारनौल डिपो को इस साल 10 नई बसें मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में डिपो के पास 137 बसें हैं। नई बसें आने के बाद नए रूटों को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। साल के अंत तक 10 नई बसें मिलते ही यात्रियों को और भी बेहतर और सुगम परिवहन सुविधा मिलने जा रही है। मोटोरोला ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन मोटो G77 पावर लॉन्च कर दिया है। फोन में सबसे खास 7000 mAh की बड़ी बैटरी और रैम बूस्ट टेक्नोलॉजी है, जो वर्चुअल रैम के जरिए फोन को 24 GB रैम तक की ताकत देती है। मोटोरोला ने इसे 50 मेगापिक्सल सोनी कैमरा और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 प्रोसेसर के साथ उतारा है। मोटो G77 पावर को 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के सिंगल वेरिएंट में पेश किया गया है। इसकी कीमत 25,999 रुपए है। कंपनी फोन पर लॉन्च ऑफर में 2,000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर भी दे रही है, जिससे इसे 23,999 रुपए में खरीदा जा सकेगा। फोन ऑफिशियल वेबसाइट और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए अवेलेबल है। 7000 mAh बैटरी होने के बावजूद इसके डायमेंशन और वजन को इस तरह से मैनेज किया गया है कि यह हाथ में बहुत अधिक भारी महसूस नहीं होता। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। साथ ही फोन में 7000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि नॉर्मल यूज में यह आराम से 3 दिन का बैकअप दे सकती है। फोन को चार्ज करने के लिए 30 वाट टर्बो पावर फास्ट चार्जिंग तकनीक भी दी गई है। टेस्टिंग के दौरान यह फोन 20% से 100% फुल चार्ज होने में 80 मिनट से अधिक समय लेता है। यह फोन रिवर्स चार्जिंग टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, यानी पावर बैंक की तरह आप इससे दूसरे फोन, ईयरबड्स या फिर स्मार्ट वॉच को भी चार्ज कर सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 77,055 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 159 अंक की गिरावट रही और ये 24,052 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो, आईटी, रियल्टी और बैंकिंग शेयर्स में अधिक बिकवाली देखने को मिली। वहीं फार्मा, हेल्थ केयर और मेटल में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। सोने के दाम में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 306 रुपए घटकर 1,42,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 1253 रुपए बढ़कर 2,20,000 रुपए पर पहुंच गई। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया के मुताबिक सोने चांदी के दाम अपने हाई से काफी नीचे आ चुके हैं। ऐसे में निवेशक इसमें निवेश कर सकते हैं। हालांकि इनमें एक मुश्त निवेश करने से भी बचना चाहिए। अजय केडिया के अनुसार साल के आखिर तक सोना एक बार फिर से 1,60,000 रुपए और चांदी 2,80,000 रुपए तक जा सकती है। इसके अलावा $1 का रेट 96 रुपए 43 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।